दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के पेपर फर्स्ट से जुड़े हुए 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं और इन सभी क्वेश्चन के मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि समविभव बिंदु। लो पीएच पर जो एमिनो एसिड होता है वह पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन बनाता है और वहीं हायर पीएच पर यानी कि जब पीएच 7 से अधिक होता है तो उस केस में जो एमिनो एसिड होता है वो निगेटिव आयन बनाता है यानी कि एनायन बनाता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है। तो जैसा कि हमने देखा कि हायर पीएच पर जो कार्बोक्सी ग्रुप है वह निगेटिव की तरह बिहेव करता है और लो पीएच पर एमिनो एसिड बिहेव करता है पॉजिटिव की तरह। तो ऐसा पीएच जिस पर कि एमिनो एसिड ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है यानी कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही चार्ज होते हैं, तो ऐसे पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ऐसा पीएच जिस पर कि एमिनो एसिड जो कि एनायन और कैटायन यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की तरह बिहेव करता है, तो ऐसे पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो हम कुछ इस तरह से आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। इन एसिडिक मीडियम it means low pH, the carboxylate group is convert into carboxy group and the deuterion is convert into cation which is attract toward the negative electrode in a electric field। आइए चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है गटेंसन, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बिंदु स्राव। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसी से रिलेट एक क्वेश्चन और भी है आपसे एग्ज़ाम में गटेंसन और ट्रांसपिरेशन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको गटेंसन के बारे में समझा देता हूँ। तो गटेंसन होता क्या है, जो हर्बेसियस प्लांट है जैसे कि टोमेटो है, ऊट है, गार्डन है, नेस्टोरियम है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जो रूट प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और रूट प्रेशर बहुत इफ़ेक्टिव और अधिक होने की वजह से इन पौधों में जो ट्रांसपिरेशन होती है वो बहुत लो होती है और इसकी वजह से इन हर्बेसियस प्लांट में जो होता है जो एक्सिस ऑफ वाटर होती है, ठीक है, वो स्मॉल ड्रॉप के रूप में पौधे के टिप पर या फिर पत्तियों के मार्जिन पर निकल आती है, जिसे हम बोलते हैं गटेंसन। यानी कि गटेंसन में होता क्या है, आपने कभी कभी देखा होगा कि पौधों के पत्तियों पर, ठीक है ना, वाटर की बूंदें दिखाई देती हैं। तो वाटर की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि उन पौधों में जो रूट प्रेशर है, ठीक है, वो इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव कब है? जब ट्रांसपिरेशन लो है। जैसा कि आप सुबह की समय देखे होंगे कि पौधों में जैसे घास पर आपको ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। तो ये ओस की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि यहाँ पर एक रीज़न काम कर रहा है और वो रीज़न है गटेंसन। तो जब एक्सिस ऑफ वाटर पौधे में होता है और रूट प्रेशर बहुत एक्टिव होता है, उसी को हम बोलते हैं गटेंसन। दिस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑकर थ्रू स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड इज नोन एज हाइडेथोर्स। तो जैसे अगर हम बात करें घासों की, ठीक है, ग्रासेस की, तो उनके जो वेन रीजन है उनके पास, उनके टिप पर एक स्पेशल ब्लेड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं हाइडेथोर्स और इन्हीं हाइडेथोर्स से गटेंसन होता है। तो याद रखिएगा कि गटेंसन एक स्मॉल स्ट्रक्चर के थ्रू होता है जिसे हम बोलते हैं हाइडेथोर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ग्रासेस हैं, उसके लीफ का टिप वाला रीजन है जहाँ पर हाइडेथोर्स पाए जा रहे हैं और इसमें एक स्मॉल पोर होता है जहाँ से कि जो वाटर है, जो वाटर एक्सिस है, वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर निकल आता है, ठीक है। आज चलते हैं थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है वाटर पोटेंशियल यानी कि जल विभव। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के पेपर में, जो कि आपके फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर है, उसमें ये देखने को मिलता है।
जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, यानी कि हमारे अंदर जैसे कुछ काम करने की क्षमता होती है तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। तो इसी तरह वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? वाटर का पोटेंशियल, यानी कि वाटर के कार्य करने की क्षमता। तो वाटर में कुछ एनर्जी होती है जो कि उसके पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। तो वाटर पोटेंशियल होता क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। Free energy represent the potential to do work. The free energy of water is refers to as water potential. तो water potential है क्या? Free energy of water. और ये free energy क्या होती है? Free energy represent the potential to do work, यानी कि जो मुक्त ऊर्जा होती है, जो फ्री एनर्जी होती है, वह हमें कार्य करने की क्षमता देती है। तो उसी तरह वाटर के द्वारा जो वाटर का पोटेंशियल होता है वो एक प्रकार से उसकी फ्री एनर्जी होती है। आपको मैं इस एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे डैम है, ठीक है, तो डैम में होता क्या है कि पानी को हम कलेक्ट कर लेते हैं और जो वाटर की एनर्जी होती है, यानी कि उसकी जो पोटेंशियल होती है, उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं। यानी कि जो बिजली उत्पादन होता है उसमें हम क्या करते हैं? वाटर पोटेंशियल का यूज़ करते हैं। वाटर पोटेंशियल का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं। तो डैम में होता क्या है कि ऊपर से पानी जो होती है वो रन करती है और वो क्या करती है कि काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये क्या है? ये वाटर की पोटेंशियल ही तो है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और आपको बता दें कि वाटर पोटेंशियल को हम केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर भी कहते हैं। स्लेटियर एंड टेलर इन 1960 कॉइन्ड द टर्म वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल शब्द जो है सबसे पहले स्लेटियर और टेलर ने दिया था। और आपको बता दें कि वाटर पोटेंशियल को हम ग्रीक सिंबल साई से रिप्रेजेंट करते हैं और जब इसको लिखना होता है तो इसे साई डब्ल्यू से लिखते हैं। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कौन से जो पिगमेंट होते हैं या वर्णक होते हैं सम्मिलित होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी एक पिगमेंट के बारे में पूछ दिया, ऐसे भी हो सकता है। अलग अलग पिगमेंट को एक साथ पूछ सकता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको आंसर दे दे रहा हूँ। हर एक पिगमेंट के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए और यदि आपसे एग्जाम में किसी भी पिगमेंट के बारे में पूछता है तो आप उसका आंसर दे सकें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि ये लाइट के जो अलग अलग वेवलेंथ हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि हर एक जो पिगमेंट होता है उसका एक स्पेसिफिक रेंज होता है कि वह इतने वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी जो वेवलेंथ की लाइट होंगी उनको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आपने पढ़ा होगा एल्गी में, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, तो उसमें डिफरेंस किस चीज़ का होता है? अलग अलग पिगमेंट का। यानी कि जो अलग अलग पिगमेंट होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उन्हें हम 3 बड़े ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड और तीसरा है फाइकोबिलेंस। क्लोरोफिल में आपको क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई मिल जाएंगे। यानी कि कुल 5 तरह के क्लोरोफिल आपको देखने को मिलेंगे। वही हम बात करें कैरोटीनॉइड्स की, तो कैरोटीनॉइड्स में 2 ग्रुप मिलते हैं। पहला है कैरोटीन, यानी कि कैरो आप देखेंगे कैरेट से मिला है, यानी कि कैरेट के अंदर। दूसरा है जेंथोफिल जो कि आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें फाइकोबिलिन्स की, तो इसमें सबसे पहला है फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। दूसरा है फाइकोएरिथ्रिन जो कि रेड एल्गी में देखने को मिलता है। शुरुआत करते हैं हम क्लोरोफिल से। तो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल जो है ये 2 शब्द से बना हुआ है, क्लोरो प्लस फिल। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन और फिल का मतलब होता है लीफ, यानी कि लीफ के अंदर एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है। तो जो क्लोरोफिल है यह लिपिड नेचर का होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक होता है। इस वजह से यह वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, यानी कि यह वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। तो क्लोरोफिल के 5 टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई।
इसका फार्मूला है C15H74O6N4Mg और ये एक यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी कि सभी पिगमेंट में ये आपको देखने को मिलता है। तो ये हर जगह आपको देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि ये एक मेन रिएक्शन सेंटर है। तो जब ये मेन रिएक्शन सेंटर है तो ये हर जगह मौजूद होगा, इसलिए इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। और यदि सबसे अधिक कोई पिगमेंट पाया जाने वाला है तो वो है क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पे लिखा है मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है क्लोरोफिल के निर्माण में, यानी कि क्लोरोफिल ए के निर्माण में। तो इसमें से मैग्नीशियम और नाइट्रोजन ये दोनों स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं क्लोरोफिल के। तो यदि इन दोनों में से किसी भी चीज़ की कमी होती है तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होता है और पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। अब यदि हम बात करें क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है क्लोरोफिल का। तो इसमें दो रीजन होते हैं, एक होता है पोरफायरिन हेड और दूसरा है फाइटोल टेल। तो नीचे की तरफ देख सकते हैं ये है फाइटोल टेल और ऊपर की तरफ है पोरफायरिन हेड। तो पोरफायरिन हेड में आप देखेंगे तो इसमें एक रिंग लेग स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं टेट्रापायरोल रिंग। तो इस टेट्रापायरोल रिंग में नाइट्रोजन के साथ सेंटर में जुड़ा हुआ है मैग्नीशियम। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम 4 नाइट्रोजन के साथ एक रिंग बना रहा है जिसे हम बोलते हैं टेट्रापायरोल रिंग। तो आप देख सकते हैं ये एक पायरोल रिंग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो यदि आप सेंटर में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो मैग्नीशियम है यह 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड ज़रूर पता होगा। इसके बाद नीचे की ओर फाइटोल टेल। तो फाइटोल का मतलब क्या है? फाइटोल का मतलब होता है अल्कोहल। तो ये होता कहाँ है? ये लिपिड जो मेम्ब्रेन का बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर, उसमें एम्बेडेड होता है। तो अगर हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के स्ट्रक्चर को देखें तो आपको डिफरेंस केवल इन आर ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर ग्रुप है। तो अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए की तो आर की जगह वहाँ पर पाया जाता है CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, और यदि यहाँ पर CHO प्रेजेंट है तो वो होगा क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंट है मिथाइल ग्रुप और एल्डिहाइड का। तो यहाँ पर आप क्लोरोफिल बी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं और देखेंगे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस है। अगला कलर पिगमेंट्स है कैरोटेनॉइड्स, जो कि येलो या फिर येलो ऑरेंज कलर का होता है। तो जैसा कि इसके नाम में देख सकते हैं कैरेट, ठीक है। तो कैरेट में जो येलो या फिर येलो ऑरेंज कलर होता है वो इसी की वजह से होता है। अब बात आती है कि कैरोटेनॉइड्स होते कहाँ हैं। ये आपको क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है उन दोनों के अंदर पाए जाते हैं। कैरोटेनॉइड्स भी क्लोरोफिल की भांति वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। यदि हम केमिकली बात करें इनके स्ट्रक्चर की तो ये टर्पीन्स होते हैं जो कि प्लांट में बनते हैं। तो आपको मैंने बताया था इसके 2 फॉर्म होते हैं। पहला है कैरोटीन्स, कैरोटीन यानी कि जैसे कैरेट के अंदर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C14H56। तो यह एक सिंपल सा हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर है। और यदि देखा जाए तो ये आपको कैरेट के अंदर बीटा कैरोटीन के अंदर दिखाई देंगे। तो बीटा कैरोटीन जो होता है ये प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। विटामिन ए का प्रिकर्सर यानी कि प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है, यानी कि जो बन रहा है उसके पहले का। तो जब हम कैरेट खाते हैं तो बीटा कैरोटीन से ही जाकर बनता है विटामिन ए। कैरोटेनॉइड्स में दूसरा है जेंथोफिल। तो जेंथोफिल और कैरोटीन में अगर देखें तो केवल डिफरेंस है स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का। अगर कैरोटीन में देखेंगे तो फार्मूला है C40H56, जबकि जेंथोफिल में है C40H56O। तो जेंथोफिल येलो कलर देते हैं और ये ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स हैं कैरोटीन का। जेंथोफिल का एग्जांपल है ल्यूटीन। अब ल्यूटीन मिलता कहाँ है देखने को, तो जो आटम लीफ है यानी कि जो पतझड़ वाली पत्तियाँ होती हैं उनमें जो कलर है वो आपको जेंथोफिल के कारण देखने को मिलता है। जेंथोफिल का दूसरा एग्जांपल है फ्यूकोजेंथिन, जो कि आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगा। तीसरा पिगमेंट है फाइकोबिलिन्स। तो फाइकोबिलिन्स एक प्रोटीनियस पिगमेंट है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। अभी हमने देखा था कि जो क्लोरोफिल है और जो कैरोटेनॉइड्स है ये वाटर इनसॉल्युबल थे, लेकिन जो फाइकोबिलिन्स है यह वाटर सॉल्युबल होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि फाइकोबिलिन्स में मैग्नीशियम भी नहीं होता और फाइटोल टेल भी नहीं होता। तो फाइकोबिलिन का एग्जाम्पल है फाइकोसाइनिन। तो फाइकोसाइनिन, तो साइनिन वर्ड कहीं भी आए इसका मतलब होता है
ब्लू। तो इसलिए जो फाइकोसाइनिन है ये किस में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में। फाइकोबिलिन का अगला जो एग्जाम्पल है वो है फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन का मतलब क्या होता है, एरिथ्रिन का मतलब होता है रेड। जैसे कि आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, तो एरिथ्रोसाइट्स क्यों बोलते हैं, उसके रेड की वजह से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फाइकोएरिथ्रिन की, तो फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है रेड एल्गी में। पांचवा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि एंजाइम के क्रियाविधि के लिए ताला चाबी जो मॉडल है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो लॉक एंड की मॉडल देने वाले साइंटिस्ट थे एमिल फिशर। इन्होंने 1894 में एंजाइम मैकेनिज़्म के लिए एक मॉडल दिया था जिसे हम लॉक एंड की मॉडल के नाम से जानते हैं। तो जैसे किसी पर्टिकुलर ताले के लिए एक स्पेसिफिक चाबी होती है, यानी कि ताला उसी चाबी से खुलेगा जिसके लिए वो बना हुआ है, ठीक है ना। उसी तरह किसी सबस्ट्रेट के लिए एक फिक्स एंजाइम होता है। आप ये भी कह सकते हो कि जो सबस्ट्रेट है और जो एंजाइम है उनके सरफेस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। ठीक उसी प्रकार जिस ताले के लिए चाबी बनी है वही चाबी उस ताले में लगती है। तो जब ताला और चाबी एक दूसरे से जुड़ते हैं तो अब बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और आगे चलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जो लॉक एंड की मॉडल है इसके कुछ ड्रॉबैक थे, यानी कि कुछ लिमिटेशन है। बोला जाता है कि जो एंजाइम होती है उनकी जो सरफेस होती है वो रिजिड होती है, यानी कि जो एंजाइम है वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आगे रिसर्च से पता चला कि जो एंजाइम है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये आसानी से सबस्ट्रेट के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो लॉक एंड की मॉडल है वो आगे चल के रिजेक्ट हुआ। तो लॉक एंड की मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आप चाहते हैं मैं किसी और भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं या आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।